बच्चों, आज अपन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का पाठ जो था, जो अपन ने शुरू किया था पहले, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इस प्रक्रिया के तहत योग्यता से लेकर परंपरा, कानून इत्यादि की चर्चा की थी अपन ने। और किस प्रकार राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के अधिकार और इससे संबंधित जो भी कानून है उसका किस प्रकार विस्तार हुआ, ये सब विस्तार से अपन ने देखा है। अब साथ में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो संशोधन है, या 12वां संशोधन हो या 23वां संशोधन हो, निर्वाचन मंडल के तहत सदस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया इत्यादि, इसको अपन ने देखा है। अब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाने वाली पद्धति का के जो विभिन्न चरण हैं, उसको उसकी चर्चा करते हैं और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव आखिर संपन्न कैसे होता है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, उसकी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें ये और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि हम इसको समझें और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति में नहीं रहें कि वहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है, बावजूद इसके राष्ट्रपति का चुनाव कहने को तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन फिर भी यह अप्रत्यक्ष है। यानी कि मतदाता राष्ट्रपति के पक्ष में वोट नहीं डालता, बल्कि राष्ट्रपति को चुनने वाले निर्वाचकों के पक्ष में वोट डालता है। और वहां भी एक अलग पद्धति है, जिसको मैं समझाऊंगा कि वहां व्यक्तिगत रूप से किसी निर्वाचक को वोट नहीं मिलते, बल्कि दल द्वारा मनोनीत सदस्यों को मत सूची को मत जाता है। तो वो भी एक अलग प्रक्रिया है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो सबसे पहला चरण है वो है उम्मीदवारों का मनोनयन। अब होता यह है, इस उम्मीदवारों का मनोनयन जो है वो राजनीतिक दल करते हैं। 1840 के बाद से ये लगभग परंपरा सी पड़ गई है कि दोनों ही प्रमुख दल, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, अपने अपने उम्मीदवारों का एक मनोनयन करते हैं। वो सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर के एक सम्मेलन में करते हैं। इसके बारे में संविधान मौन है, लेकिन ये परंपरा रही है कि सामान्यतः प्राइमरीज यानी निचले स्तर से सम्मेलन होते हुए राष्ट्रीय स्तर के लिए 1500 से 3000 के बीच में दोनों ही दलों के सदस्य चुने जाते हैं। और जुलाई या अगस्त में इनका एक राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जिसमें बहुमत प्राप्त करने वाले को उस दल का उम्मीदवार मनोनीत किया जाता है। और जब तक पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो, तब तक उम्मीदवार फाइनल नहीं होता है। तो प्राइमरीज जिला स्तर, राज्य स्तर से होते हुए और राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के सम्मेलन होकर अंततः उम्मीदवार का मनोनयन होता है। इसलिए हम देखते हैं कि धीरे धीरे शुरू में कई सारे उम्मीदवार होते हैं, दावा करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो चुनाव मनोनयन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स वो हट जाते हैं और कुछ प्रमुख रह जाते हैं। फिर राष्ट्रीय सम्मेलन में तय होता है कि कौन उम्मीदवार होगा। ये राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। अब सेम प्रक्रिया उपराष्ट्रपति पद के लिए भी है, क्योंकि दोनों चुनाव एक साथ होते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार सामान्यतः ये होता है कि सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है बहुमत के लिए, मनोनयन के लिए, लेकिन ये होता है कि जो राष्ट्रपति पद का व्यक्ति होता है मनोनीत, वो अपने किसी क्लोज, बहुत ही निकट के विश्वास पात्र को, अपने दल के विश्वास पात्र को चुनता है। लेकिन परंपरा ये रही है कि दोनों दो अलग राज्यों और दो अलग क्षेत्र से हो। जैसे एक न्यूयॉर्क का है तो एक कैलिफोर्निया का होगा, है ना। राष्ट्रपति न्यूयॉर्क का है तो उपराष्ट्रपति कैलिफोर्निया, ना, क्षेत्र भी अलग होने चाहिए। एक उत्तर का है तो दक्षिण का। ये सामान्य परंपरा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टी। जो दूसरा चरण है वो है चुनाव अभियान का। अब सम्मेलन समाप्त होने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा अपने दल की एक राष्ट्रीय चुनाव समिति गठित की जाती है। यह समिति अपना एक प्रमुख और एक कोषाध्यक्ष चुनती है, और यह समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में अभियान चलाने का काम करती है।
हालांकि अधिकतम सीमा $30,000 है, लेकिन सामान्यतः खर्चा बहुत होता है और इसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती है। समाचार पत्रों इत्यादि के माध्यम से भी ये चुनाव प्रचार चलता है। फिर उसके बाद जो निर्वाचक मंडल है, या निर्वाचक मंडल के 538 सदस्य हैं, वो नवंबर माह के चुनाव वर्ष में नवंबर माह के पहले मंगलवार या अन्य किसी निर्धारित तिथि को वोट डालते हैं, उनके लिए चुनाव होता है। और निर्वाचकों को, निर्वाचक मंडल के सदस्यों को जो 538 हैं, उनको प्रत्येक राज्य में उनके निर्वाचकों के मतदाताओं के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। और मतदाता वही होता है जो सामान्यतः है 18 वर्ष का हो और संबंधित राज्य में 30 दिन से अधिक तक का निवास करता रहा हो। और 1974 के बाद तो एक कानून बन गया जिसके द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए सार्वजनिक फंडिंग, पब्लिक फंडिंग अभियान के लिए पब्लिक फंडिंग की व्यवस्था कर दी गई है। जो राज्यों में निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता, वो एक सूची पद्धति के आधार पर होता है। जैसे मान लिया कि न्यूयॉर्क में जितने मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं, तो न्यूयॉर्क में 30 अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं, सामान्यतः राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्यों को निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। और वो ये शपथ भी लेते हैं कि चुनाव के बाद वो अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे। और वो जो वोट होता है वो हर एक निर्वाचक मंडल के उम्मीदवार के लिए नहीं होता, बल्कि दल द्वारा जो नामित सूची होती है उसके पक्ष में होता है। और एक राज्य में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दल को ही उस राज्य के समस्त निर्वाचक मंडल के सदस्य पर विजय प्राप्त हो जाती है ना। जैसे किसी एक राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी को 40,000 वोट मिलते हैं, 40,000 वोट, 40 लाख वोट मिलते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी को 42 लाख वोट मिलते हैं। तो उस राज्य के समस्त 30 सदस्य जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के खाते में चले जाएंगे। तो ये व्यक्तिगत विजय नहीं होती है किसी निर्वाचक मंडल के सदस्य के द्वारा। इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर जिस राज्य में जिसका बहुमत हो, समस्त निर्वाचक मंडल उसके पक्ष में चला जाता है। अब ये तो हो गया। इसके बाद निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यद्यपि उसके बाद तो लगभग एक औपचारिकता सी हो जाती है, क्योंकि निर्वाचक मंडल के सदस्य ऑन ओथ शपथ लिए हुए होते हैं कि वो चुने जाने के बाद वो अपने दल के व्यक्ति को, नामित व्यक्ति को ही राष्ट्रपति पद के लिए वोट करेंगे। और उनको राष्ट्रपति के चुनाव के अलावा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के अलावा उनके पास और कोई भी दायित्व नहीं होता। यानी कि चुने जाने के बाद उनका स्टेटस, उनका निर्वाचक मंडल के सदस्य की हैसियत खत्म हो जाती है। तो निर्वाचक मंडल के द्वारा फिर भी चुनाव औपचारिक होता है। और ये सामान्यतः है अपने दल के पक्ष के उम्मीदवार मतदान करते हैं, लेकिन कानूनन तो वो स्वतंत्र है किसी भी को भी देने के इसमें। और अमेरिकी इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं जब किसी राजनीतिक दल के निर्वाचन मंडल के सदस्य ने किसी अन्य दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया है ना। और फिर उसके बाद मतदान के बाद मतगणना होती है, और फिर उसके बाद ये जो प्रमाणीकृत मतगणना है वो सीनेट के अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और फिर विजयी प्रत्याशी की घोषणा सीनेट का अध्यक्ष करता है। लेकिन जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, बराबर मत मिले, तो किसी को भी मतदाताओं का जब किसी को बहुमत पूर्ण प्राप्त न हो, तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। और प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है, तब प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य का केवल एक मत ही माना जाएगा, और प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाए, है ना। तो ये होता है। और नए राष्ट्रपति का जो पदभार ग्रहण है, ये अंतिम चरण है। ये
1933 से पूर्व तक तो ये व्यवस्था थी कि निर्वाचित होने के लगभग 4 महीने बाद मार्च में राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करेगा। लेकिन जो 20वां संशोधन था संविधान का 1933 में, उसके अनुसार राष्ट्रपति 4 मार्च की बजाय 20 जनवरी को अपना पदभार ग्रहण कर लेता है ना। और यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है, मृत्यु हो जाए, जैसे कि एफ डब्ल्यू रूजवेल्ट का हुआ था 1945 में, ट्रूमैन बने थे, तो उपराष्ट्रपति शेष बचे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण करता है ना। और उस सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलवाते हैं। अब जो निर्वाचन प्रणाली है वो अमेरिका की, वो थोड़ी जटिल है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का एक मिश्रण है, लेकिन एक परंपरा सी बनी है, तो उसका निर्वाह लोकतांत्रिक तरीके से अच्छे से हो रहा है ना। और इसलिए जो लोकतंत्र है वो पार्टी के स्तर पर भी बहुत निचले स्तर पर पहुंचा हुआ है। तो इस प्रकार अनेक अवसर आए जब उपराष्ट्रपति पद पर जो राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, तो उपराष्ट्रपति ने कार्यभार शेष कार्य के लिए, मैंने कहा फोर्ड, रूजवेल्ट के बाद, इसी तरह जब केनेडी, जॉन एफ केनेडी की हत्या हो गई, तो लिंडन जॉनसन ने कार्यभार संभाला, जो कि उपराष्ट्रपति थे, है ना। और इसी प्रकार निक्सन, जब रिचर्ड निक्सन ने 1973 में वाटरगेट स्कैंडल में इस्तीफा दिया समय अपने कार्यकाल से पूर्व, तो फिर जो उपराष्ट्रपति उस समय के जेरार्ड फोर्ड, उन्होंने कार्यभार संभाला। तो ये उपराष्ट्रपति शेष बचे कार्यकाल के लिए वो राष्ट्रपति बन जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति के बारे में एक और प्रावधान है जिसको देखना चाहिए, वो है उसको पद से हटाना, जिसको महाभियोग की प्रक्रिया भी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 की धारा 4 में राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है, और महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी प्रकार के घोर कदाचार के आधार पर ही किया जाता है। महाभियोग की पद्धति यह है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगा सकते हैं, और इसके बाद ये आरोप किसी न्यायिक समिति या विशेष जांच समिति को दे दिया जाता है। जांच समिति के प्रतिवेदन पर प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो एक प्रस्ताव तैयार करती है, जिसमें राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप का उल्लेख किया जाता है, और प्रतिनिधि सभा को यह प्रस्ताव अपने बहुमत से पारित करना होता है। इस आरोप पत्र की एक प्रति सूचना राष्ट्रपति को भी भेज दी जाती है। इसके पश्चात यह प्रस्ताव सीनेट के पास भेजा जाता है। सीनेट को निश्चित अवधि में इन आरोप पर जांच हेतु एक न्यायालय के रूप में कार्य करना होता है, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। और फिर सीनेट आरोपों के बारे में राष्ट्रपति को अपने बचाव हेतु स्वयं उपस्थित होने या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने को डिफेंड करने का अधिकार होता है। और यदि सीनेट 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे पदच्युत मान लिया जाता है ना। और पदच्युति के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। और अब तक सिर्फ एक बार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया था, लेकिन सीनेट में इस प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण राष्ट्रपति का पदच्युत प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। वो था 1867 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ। हालांकि अन्य भी कई अवसर आए जब महाभियोग की चर्चा हुई, जैसे मैंने कहा रिचर्ड निक्सन वाटरगेट स्कैंडल में जब उन्होंने रिजाइन किया, तो महाभियोग की कार्रवाई लगभग प्रारंभ हो चुकी थी, और उसी बीच उन्होंने त्यागपत्र दिया। फिर 1998-99 में राष्ट्रपति क्लिंटन पर भी जो है एक कदाचार, व्यक्तिगत कदाचार के कारण ये आरोप लगा। उनके खिलाफ भी महाभियोग की आहट हुई, लेकिन वह राष्ट्रपति क्लिंटन ने जब साफ गोई से माफी मांगी तो वो वहीं पे खत्म हो गया। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अगले पार्ट में अपन इनके अधिकार कार्य की चर्चा